जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मौर्योत्तर काल। कौन सा काल है? मौर्योत्तर काल। तो आइए, ये बड़ा थोड़ा है चैप्टर, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि जैसे ही वीडियो लंबी बनने लगेगी तो फिर समस्या होने लगेगी कई लोगों को। ठीक। तो वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो कौन था? स्ट्रेटो टू। कौन था? स्ट्रेटो। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से जो समकालीन नहीं था वो है, यानी कि गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजित लगभग एक समय के थे, लेकिन ये जो मिलिंद है, ये इनका जो है विवरण मिलता है मिलिंद और नागसेन का, ये दोनों इनके समकालीन नहीं है बल्कि बाद के हैं। राइट। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। इसमें काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। तो काठियावाड़ कहां पर है? ये कहां पर है काठियावाड़? गुजरात में। ठीक। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं कौन से अभिलेख में? कौन से अभिलेख में वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। राइट। बिना बेगार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं वो कौन है? वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं वो है अगाथोक्लीज। राइट। क्षत्रपों ने जिस धातु में दुर्लभ सिक्के प्रचलित थे, वे धातु जिसके बहुत कम सिक्के प्रचलित थे, जिसके बहुत कम सिक्के थे, किसके थे वो? चांदी के बने हुए थे। ठीक। चांदी के। राइट। ये चांदी है या तांबा है, इसको थोड़ा सा आप लोग तो रखिए, इसको मैं कल कंफर्म करा दूंगा कि ये शायद, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तांबा है। ठीक। सही सुमेलित है। अभी मैं चांदी तांबा नहीं बताया हूँ, कंफ्यूजन है, उसको मैं देख लूंगा, एक बार करेक्ट कर लूंगा। मेरी याददाश्त के अनुसार थोड़ा सा लग रहा है मुझे, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो। सही सुमेलित है। डायमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीस और विम कडफिशस। तो जो डेमेट्रियस है ये हिंद यूनानी शासक है। यानी कहाँ का शासक है? हिंद यूनानी शासक है। रुद्रदामन शक वंश के हैं। गोंडोफर्नीस, गोंडोफर्नीस ये पाव वंश, कौन सा वंश है? पाव गलती से लिख गया है, पल्लव वंश है। राइट। पल्लव वंश है। और जो विम कडफिशस, पूरा नाम नहीं यहाँ पे, विम कडफिशस पूरा नाम है, वो किस वंश के हैं? कुषाण वंश के। किस वंश के हैं? कुषाण वंश के। राइट। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के, ये यहाँ पे कुषाणों ने चलाए थे। ठीक। फिर उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के और नियमित सोने के सिक्के भी किसने चलवाए? कुषाणों ने ही। ठीक। पहले तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलवाए, फिर सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने सोने के भी सिक्के चलाए हैं। ठीक। सर्वप्रथम चलाए हैं इन्होंने ही, और नियमित रूप से चलाए हैं। ठीक। तो अगर नाम आएगा सोने के सिक्के सर्वप्रथम कौन जारी किया था, तो विम कडफिशस, ये कुषाण वंश का शासक था ये। जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, यानी कि वह शासक जिसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन हुआ है वो है कनिष्क। कौन है? कनिष्क। भारत में स्वर्ण सिक्कों को नियमित प्रचलित करने वाला शासक, फिर वही विम कडफिशस, अभी मैंने बताया था आपको। योधेश
यौधेय के सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका? कार्तिकेय का। कार्तिकेय कौन है बताइए आप लोग तो, और ये यौधेय कौन है? यौधेय कौन है, कार्तिकेय कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। तो इधर से चलिए ऐसे, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत, यहाँ पे विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसदी, ये ध्यान रखिएगा, ये 57 ईसा पूर्व है और ये 78 ईसदी है। ये क्या है? 78 ईसदी है, ये 78 ईसदी है, राइट। ये 57 ईसा पूर्व, ये 78 ईसदी, राइट। फिर विक्रम और शक संवतों में अंतर कितना हो जाएगा? तो इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये ईसा पूर्व है, ये ईसा के बाद का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा। 135 वर्ष का अंतर है। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। फिर उन्होंने उसी समय शक संवत जारी किया और उसके बाद कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेख है वो लगभग इसके 3 वर्ष बाद 81 ईस्वी इसकी तारीख है, 81 एडी, ठीक, 81 एडी। दिसंबर 2009 का जो शक संवत था, शक संवत था, वो क्या था? ये 1931 कैसे आ रहा है, कोई जोड़ के बताएगा क्या? 1931 कैसे आया ये? कोई जोड़ के बताएगा 1931 कैसे आया ये? बताइए, जो जोड़ के बता देगा मैं मान लूंगा कि, बताइए आप लोग, मैं बाद में बता दूंगा लेकिन पहले आप लोग बताइए अभी। कनिष्क के समकालीन थे PAV, पाव इसका कोड है। कनिष्क के समकालीन पार्श्व, अश्वघोष और वसुमित्र, पार्श्व भी थे। अभी हो सकता है कि पार्श्व का नाम लग रहा है मिस हो गया क्या? पार्श्व, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों थे, ये ध्यान रखिएगा। कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि किसके दरबार से संबंधित थे? किसके पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से। कनिष्क के रबतक अभिलेख में वर्णित नगर हैं कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, पाटलिपुत्र और चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की किसने? चरक और जीवक ने। किसने प्राप्त की थी? चरक और जीवक ने। किसने प्राप्त की? चरक और जीवक ने। कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। लिखा विशाख दत्त, तो विशाख दत्त किसके दरबार में गया था? हम लोगों ने पढ़ा अभी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, इसका उल्लेख किसमें है? अयोध्या लेख से ऐसा हमें ज्ञात होता है। कहां से? अयोध्या लेख से ज्ञात होता है, राइट। शुंग वंश के बाद भारत पर कौन से वंश का शासन आता है? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासन आता है? कण्व वंश का। किसका आता है? कण्व वंश का शासन आता है। किसका? कण्व वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर प्रभावशाली जो राज्य था वो कौन सा था? प्रभावशाली डायनेस्टी जो थी, सातवाहनों की डायनेस्टी। किसकी डायनेस्टी? सातवाहनों की डायनेस्टी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। कनिष्क को हराने वाला चीनी सेनापति, उसका नाम क्या है? पांचाउ। क्या नाम है? पांचाउ। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर साम्राज्य फैलाने वाला जो वंश था, जिसका साम्राज्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैला हुआ था, वो कौन सा साम्राज्य था? मौर्य और कुषाण दोनों।
इसमें अगर एक विकल्प आएगा तो दोनों रहेगा तो मौर्य मार दीजिएगा आप। बाल विवाह की शुरुआत कुषाण काल में। बाल विवाह की शुरुआत कुषाण काल में। गांधार कला फली फूली किसके काल में? कुषाणों के काल में। शक छत्र काल में सोने चांदी का अनुपात क्या था? सोने और चांदी का अनुपात था 1:35। 1:35। राजवंश और सिक्के की धातुएं। ठीक, इसमें ये आप ध्यान रख लीजिए कि कुषाण, गुप्त और कलचुरी ये तीनों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सातवाहनों ने नहीं जारी किए थे। सातवाहनों ने जारी नहीं किए थे। राइट। नेक्स्ट, सही सुमेलन पूछ रहा है। गांधार कला कहां से आई थी, किसकी देन थी? कुषाणों की। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित था। मिलिंद पन्हो मिनांडर से। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित था। बुद्ध की प्रतिमा गांधार कला से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? गांधार कला से। राइट। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। भारतीय व यूनानी कला के मिश्रण वाली शैली को क्या कहते हैं? गांधार कला शैली। गांधार कला शैली। हरित शिष्ट चट्टान यानी ग्रीन शिष्ट स्टोन का प्रयोग करने वाली मूर्ति कला शैली कौन थी? गांधार कला शैली। आक्रमणों का सही क्रम क्या है? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं यूनानी, शक, पल्लव। ठीक, करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? यूनानी, शक, यूनानी, शक, कुषाण और हूण। तो इसमें यूनानी, शक, पल्लव, पल्लव को बीच में डाल लीजिएगा, पल्लव, कुषाण और हूण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया? डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था कौन है? डेरियस प्रथम है। कौन है? डेरियस प्रथम। राइट। एमंग चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट एंड सातवाहना द ओल्डेस्ट डायनेस्टी वाज सातवाहना। कौन सी थी? सातवाहना। नेक्स्ट है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सूची मिलती है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सूची कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण से। कहां से मिलती है? मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी कहां थी? अमरावती और प्रतिष्ठानपुर। कहां पर थी? अमरावती और प्रतिष्ठानपुर। एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए होता है। किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। खारवेल का उल्लेख होता है किसमें, किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा लेख में। अब राजवंश और उनकी राजधानी। शुंग, पाटलिपुत्र। शुंग, पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन की पैठन या प्रतिष्ठानपुर। ठीक। कदम्ब, कदम्ब की राजधानी बनवासी और चंदेल की राजधानी महोबा। चंदेल की राजधानी कहां थी? चंदेल की राजधानी महोबा। राइट। करेक्ट मैच डायनेस्टीज। ठीक, तो ये हो गया है, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब फिर से करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। सबसे पहले सातवाहन वंश, उसके बाद वाकाटक, तब उसके बाद चालुक्य वंश, तब उसके बाद चालुक्य वंश आया था। ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड बोथ संस्कृत एंड प्राकृत डेवलप्ड। सातवाहन काल में ही संस्कृत और प्राकृत का जो है विकास हुआ था। करेक्ट। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन नरेश कौन से भाषा के पोषक थे? प्राकृत भाषा के। अमरावती स्तूप की विशेषता क्या थी? आर्यक स्तंभ वाला मंच। ये बताइए तो ये है क्या? आर्यक स्तंभ वाला मंच क्या है? बताइए क्या है ये आर्यक स्तंभ वाला मंच? गूगल करिए, सर्च करिए और कमेंट में बताइए। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नासिक अभिलेख
किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से। भीतरी स्कंदगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक। श्री पर्वतीय कहे जाने वाले जो शासक थे वो किससे संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से। किससे संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से। कुषाण जो है व्यापार करते थे, किससे व्यापार करते थे? फारस की खाड़ी और लाल सागर के माध्यम से करते थे। खारवेल वॉज पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म, यानी खारवेल जो है वो जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश या महामेघवाहन वंश कह सकते हैं। जस्टिनियन का प्रमुख योगदान था किसमें? विधि में। किसमें? विधि में था। राइट। शुंगों के पूर्वज मूलतः कहां से बिलोंग करते थे? कहां से बिलोंग करते थे? उज्जैन से। कहां से? उज्जैन से। स्वर्ण भूमि के जो राजा थे जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की थी, ठीक, वो कौन थे? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक कौन थे? अनाम नाविक। कौन थे? अनाम नाविक। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है वो कौन लिखा था? अनाम नाविक। द ऑथर ऑफ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी वाज एनोनिमस सेलर। ठीक, यानी कि अनाम नाविक किसी का नाम नहीं है। समझ में आया ना? अनाम नाविक यानी कि एनोनिमस सेलर, यानी कोई ऐसा नाविक, कोई नाविक ही था जिसका नाम नहीं पता है, जिसका नाम नहीं पता है, तो वो अनाम नाविक हो गया। ठीक, तो ये थे आज के आपके जो है नोट्स। राइट, मैं इसको लगे हाथ भेज दिया करूं वरना ये जो है मिस हो जाता है मुझसे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।